तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं PC12, 16, 21 तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक CPWA कोड और चैप्टर 10 वर्क्स अकाउंट। वर्क्स अकाउंट वो चैप्टर है जो न केवल अकाउंट्स ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि टेक्निकल विंग के लिए, यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। हम लोगों ने अभी तक 10.2.6 देखा था, अभी 10.2.7 देखेंगे। वर्क्स अकाउंट जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि ये कैश अकाउंट है और स्टॉक अकाउंट है, ठीक है। और कैश अकाउंट के बारे में हम लोगों ने देख रखा है कि एक तो डिवीजन में ये आता है और एक सब डिवीजन में आता नहीं है, ऐसा ही कुछ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है फंडामेंटल रिकॉर्ड्स और पेमेंट टू लेबर वाला पढ़ा है अभी तक हमने। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आपने जो भी डिवीजन में काम किया है, करवाया है, वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करवाया है, टेंडर निकाला है, ठीक है। इसको चलिए सब्जेक्ट में घुसने से पहले एक शॉर्ट प्रोसीजर देख लेते हैं, ये थोड़ा आपका काम आसान कर देगी। वर्क्स का मतलब क्या है? क्या आप खुद काम करते हैं? आप इंजीनियर हैं तो खुद नापी जोखी लेने पहुंच जाते हैं? हाँ, नापी जोखी लेते हैं, लेकिन आपका काम वहां से स्टार्ट नहीं होता है। आपका काम स्टार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से, समझे? उससे भी नहीं, और पहले आपका काम स्टार्ट होता है, एक रफ एस्टीमेट बनता है, समझे? किसी काम का रफ एस्टीमेट, और रफ एस्टीमेट के आधार पे आपको मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कई बार ये जो होता है, डीपीआर बनता है, डीपीआर सबसे पहले डीपीआर बनता है, डीपीआर भैया डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया ना, तो उसको डिटेल एस्टीमेट कहते हैं। हाँ, उसको डिटेल एस्टीमेट कहते हैं। छोटे मोटे काम में रफ एस्टीमेट भी बनता है, इसको डिटेल एस्टीमेट कहते हैं, समझे? ये भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो नाम है पॉपुलरली वो है डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समझे? डीपीआर के आधार पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दो तरीके से मिल सकता है, या आपका अपना ग्रांट वाला खर्चा हुआ, समझे कि नहीं, तो अपने डिपार्टमेंट में, और अगर डिपॉजिट वाला खर्चा हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप हैं पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी हैं आप, ठीक है। ग्रांट का खर्चा हुआ तो आपका हायर अथॉरिटी देगा, चीफ इंजीनियर, ठीक है। और अगर आपको डिपॉजिट मिला है, मान लीजिए मेडिकल से मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट से, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला है, अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हेल्थ डिपार्टमेंट ही देगा, ठीक है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, अब आप वो टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए अपने ही डिपार्टमेंट में, दोनों ही केस में, यहाँ तो आपने देख लिया अपने डिपार्टमेंट से और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं, टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन में दोनों ही केस में, ग्रांट वाले केस में भी अपने डिपार्टमेंट से, मतलब कि सीपीडब्ल्यूडी है तो सीपीडब्ल्यूडी से, और डिपॉजिट वाले केस में भी सीपीडब्ल्यूडी से ही लेना होगा, क्या? टेक्निकल सैंक्शन, समझे? जब आपका टेक्निकल सैंक्शन आपको मिल गया तब आप लोग क्या करते हैं? सैंक्शन मिल गया, आपका एस्टीमेट अप्रूव हो गया, ठीक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, अब आप क्या करेंगे? अब आप एनआईटी करेंगे, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एनआईटी। क्या रूंगी, ठीक बोल रहे हैं कि आगे कुछ और इसमें जोड़ना है? बोलिए बोलिए, ठीक है। ये आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, मतलब कि आपने टेंडर के लिए एक नोटिस निकाला है। इसके अलग अलग क्राइटेरिया, हम क्राइटेरिया पर नहीं जाएंगे। ये नोटिस अगर केवल छोटा काम होगा तो अखबार में निकाला जा सकता है, बड़ा काम होगा तो वेबसाइट में निकालना पड़ता है, ठीक है, अखबार में डालना पड़ता है। आप जब भी अखबार खोलते हैं डेली कोई ना कोई आपको एनआईटी ही मिलता है, एक छोटा सा कॉलम रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के आधार पे कॉन्ट्रैक्टर आता है, समझे? अगर ऑफलाइन हुआ तो फिर
ये टेंडर फॉर्म खरीदता है, टेंडर फॉर्म परचेज करता है, समझे कि नहीं। और ये जो परचेज करता है ना, ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, समझे कि नहीं। और ये पैसा आपका 0059 पीडब्ल्यूडी के केस में 0059 में सीधे रेवेन्यू रिसीट होता है, समझे। रेवेन्यू रिसीट वही वाला जो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था। चैप्टर 9 याद आ रहा है आप लोगों को, इससे पहले वाला चैप्टर, समझे। टेंडर फॉर्म परचेज किया, इसका पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। परचेज किया आपने, ड्यू डेट में आपको इसको फॉर्म को भर करके जमा भी करना है, आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को फॉर्म भर के जमा करना है, फील्ड फॉर्म जमा करता है, समझे। फील्ड फॉर्म जमा करना, जमा करेगा, कर दिया कोई बात नहीं। हम उसको बताएंगे टेंडर ओपनिंग का डेट है क्या, टेंडर ओपनिंग डेट, समझे। उसके बाद जितना बड़ा टेंडर उतने हायर अथॉरिटी के ऑफिस में टेंडर ओपनिंग होता है, ये आपको फिलहाल नहीं जानना है, ठीक है। टेंडर ओपनिंग डेट जब हमने उसको बताया, उस तय डेट पे आया और एस्टिमेटेड वैल्यू का मान लीजिए कि 1 लाख का काम है, 1%, समझे, एक बीडी यानी बैंक ड्राफ्ट बनवा करके लाया, जिसको हम लोग कहते हैं EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सही है कि गलत? बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना, आगे नहीं बढ़ेंगे आज। बिल्कुल सही है ना? सही सर। ठीक, हाँ, EMD बना के लाता है। तो अब हमारे पास में 4 कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का हम, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 बिट सिस्टम 3 बिट सिस्टम करते हैं, छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सिंगल बिट सिस्टम करते हैं। अभी हमसे मत पूछिएगा कि आपके पार्ट का हिस्सा नहीं, हम तो स्टोरी बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब EMD आ गया आपके पास में, तो कॉन्ट्रैक्टर 4 है, C1, C2, C3, C4, ठीक है। हमने सबका रेट खोला, टेंडर खोला, ठीक है। टेंडर खोलने पर हमको ये पता चला सिंगल बिट सिस्टम में केवल फाइनेंशियल बिल खोला जाता है, मैंने खाली रुपया देखते हैं। अभी हम कल उसी पर जाएंगे। 2 बिट सिस्टम में आपको उसके एलिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, एक्सपीरियंस वगैरह देखना पड़ता है, अभी अपन वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बिट सिस्टम में मान लीजिए कि 1 लाख का था एस्टीमेट, 1 लाख में अलग अलग रेट हमें मिले। एक ने पक्का 1 लाख भरा, समझे, एक ने 1.1 लाख भरा, एक ने 90,000 भरा, समझे, और एक ने 89,999 भरा, समझे कि नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट लोवेस्ट हो गया। लोवेस्ट वन को L1 कहते हैं, इसको L2 कहेंगे, इसको L3 और इसको L4, समझे। इसमें हाईएस्ट वाला हिसाब नहीं रहता है। तो जो L1 होता है ना, उसका EMD का पैसा हम रख लेते हैं, समझे। कहते हैं कि तुम अब सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5% लेके आओ और बाकी का EMD रिटर्न कर देते हैं। EMD इसका L2 का, L3 का और L4 का रिटर्न हो जाता है, समझे कि नहीं। इन लोग का रिटर्न हो गया, L1 का हमने EMD रख लिया, समझे। EMD रख करके हम क्या मांगते हैं, SD लेके आओ। SD कितना, 2.5% ऑफ एस्टीमेट वैल्यू, EV, समझे। जब वो एस्टीमेट वैल्यू का 2.5% SD जमा करेगा, तो SD भी किस फॉर्म में होता है, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में ही होता है, समझे, BD ही होता है SD, समझे कि नहीं। जब वो ID जमा करेगा तब हम उसका भी EMD रिटर्न कर देंगे। सही है गलत अरुण जी? हम EMD रिटर्न करते हैं कि नहीं, 2.5% SD जमा करता है तो? सर हम 2 लेते हैं। हाँ, हम तो 2 लेते हैं, 2% EMD प्लस ISD। अरे भैया आप चाहे जो लेते हो, 2.5% आपके CPWD में लिखा हुआ है, ठीक है। पता नहीं CPWD। हाँ, तब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपका EMD आपने रिटर्न कर दिया 4 का चारों, कब, L1 का रिटर्न किया SD लेने के बाद। और जब आप SD लेते हैं तब आप उसको वर्क ऑर्डर इश्यू करते हैं, ठीक है। अब आपने L1 को यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को, सप्लायर यानी कि जो स्टोर की सप्लाई करता है, उसके मामले में भी यही प्रोसीजर अपनाया जाता है, समझे। तब आप L1 कॉन्ट्रैक्टर को SD लेने के बाद, SD रिसीव करने के बाद, समझे, वर्क ऑर्डर देते हैं या सप्लाई ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्टर होगा तो वर्क ऑर्डर, सप्लायर होगा तो सप्लाई ऑर्डर, समझे कि नहीं। सप्लाई ऑर्डर दिया, अब इसने मटेरियल सप्लाई कर दिया तो पेमेंट, और पेमेंट के पहले बिल, ठीक है। तो सप्लाई किया,
समझे? अगर वन टाइम पेमेंट होगा तो एफ एंड एफ होगा, फर्स्ट एंड फाइनल बिल। और फर्स्ट एंड फाइनल बिल का फॉर्म कौन सा है, कौन बोलेगा? 24। हाँ, जल्दी जल्दी बोलने का है, समझे? और अगर टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करना है तो आर ए बिल, रनिंग अकाउंट बिल, है ना? ये हो गया फॉर्म 26 ना? जी। ठीक है। हाँ, रनिंग अकाउंट बिल के ऊपर में पेमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल बिल के ऊपर में पेमेंट करना होता है। अगर उसने बिल नहीं भरा, मान लीजिए कि कोई हम ऐसा सप्लायर है या ऐसा किस काम को हमने करवा लिया है, ठीक है, जो बिल बना ही नहीं सकता है, नहीं बिल दिया हमें, तो हमने उसको एचआर से पेमेंट किया। एचआर मैंने हैंड रिसीट, इमेज रेशम या नहीं। जो सोनी टीवी देखता है उन लोग कंफ्यूज मत करिएगा, समझे? इसका जो फॉर्म है वो है 28, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो अपन ने इसको इस तरीके से लिया, सप्लाई ऑर्डर देने के बाद में या वर्क ऑर्डर देने के बाद में काम हुआ, लेकिन इस बिल पे पेमेंट क्या हम लोग कर देते यूं ही पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं। होता क्या है कि आपने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क ऑर्डर लिया, ठीक है, वर्क ऑर्डर लेने पर तुरंत काम नहीं करता है, उसको पहले उनको लैंड पोजीशन क्लियर देना पड़ता है, समझे? लैंड पोजीशन क्लियर करके देना पड़ता है, समझे? क्या है कि आपका वर्क ऑर्डर देने से क्या होता है, अगर उसको लैंड पोजीशन क्लियर मिल नहीं गया, काम ही नहीं स्टार्ट करेगा, समझे? और ये उसके पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, हमको लैंड ही देर से मिला तो हम कहां से काम करें, ठीक है? लैंड पोजीशन क्लियर करके उसको देना पड़ता है। जब लैंड पोजीशन क्लियर करके दिया, उसने वर्क स्टार्ट किया, वर्क स्टार्टेड, समझे? तो आपका मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है? पेमेंट दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, स्टार्टेड एंड वर्क डन, ठीक है? वर्क डन हो जाना चाहिए। वर्क डन होने के बाद में दो तरीके से हो सकता है, पहला मेजर्ड, समझे? दूसरा नॉट मेजर्ड। और जो मेजरमेंट होगा वो होगा एमबी पे, ठीक है? एमबी पे मेजरमेंट होगा, है ना? और मेजरमेंट जो होगा उसके लिए जो नियम लिखा गया है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेई, समझे? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेई। क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, क्या बिलो द रैंक ऑफ जेई तो ठीक है, उसके नीचे नहीं जाएगा, अबव द रैंक ऑफ जेई अपना मेजरमेंट लिख सकता है नहीं लिख सकता है? हाँ या ना बोलिए। हाँ सर, लिख सकता है, लिख सकता है, है? लिख सकता है सर। है क्या बोले? बोले कि लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है? अब देखिए, जब जेई लिखेगा, ठीक है, तो जेई का जो भी लिखेगा, जो भी ऑफिसर लिखेगा, पेमेंट करने से पहले अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए, ठीक है? पेमेंट करने से पहले वो क्या करेगा, क्योंकि 100% चेकिंग करेगा, मतलब उसका ठीक हायर अथॉरिटी उसकी चेकिंग करेगा। तो एमबी के बारे में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए मेजरमेंट बुक लिखने के पहले, ठीक है? उन सावधानियों के बारे में ही हमें यहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर में। और एमबी बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर्स या पिछले वीडियोस में आप लोगों को बतलाया है, ठीक है? तो अपन यहाँ पर ऐसा क्या है जो हम लोगों ने नहीं देखा है, हम लोग उसी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं 10.2.7 में, मैंने सब बता दिया है, एक एक लाइन बोलता जा रहा हूं मैं। अनलेस चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिसाइड कि भाई बिना एमबी में रिकॉर्ड किए ही पेमेंट करो, वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि बिना एमबी में रिकॉर्ड किए पेमेंट करो, बिना एमबी में रिकॉर्ड किए कोई पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है, समझे? चाहे आपका सप्लाई हो, चाहे आपका लेबर हो, चाहे आपका वर्क हो, कुछ भी हो, समझे? और वो फॉर्म 23 में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है, समझे कि नहीं? तो उसमें इस तरीके से ट्रांजैक्शन लिखे जाने चाहिए कि जीवन में कई बार बाद में भी देखने की नौबत पड़े तो वो ट्रेसेबल होने चाहिए, इजीली ट्रेसेबल। मजेदार बात मैं बताऊं, मेरा एक दोस्त है, ठीक, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वो खुद लिख लेगा, और अगर 3-4 महीने बाद उसको पढ़ना पड़े तो हम कहेंगे भाई पढ़ो, तो अपनी हैंडराइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पाएगा, समझ रहे? आपके डिवीजन में, ऑफिस में ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिनकी हैंडराइटिंग उनसे भी अच्छी होगी, वैसे लोगों को एमबी लिखने के लिए नहीं देना चाहिए। मामला समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर।
हाँ, ठीक है। तो झारखंड में तो एक पैटर्न है, तो क्या होता है ना कि एमबी लिखने का काम भी आउटसोर्स करवा लिया जाता है। होना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन करते हैं लोग, क्या करें। खैर, जैसे जैसे हिसाब वैसे वैसे काम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, ऐसे आदमी को कभी भी लिखने के लिए नहीं देंगे जिसकी हैंडराइटिंग खराब हो, ठीक है। तो एमबी लिखना इजीली ट्रेसेबल होना चाहिए ट्रांजेक्शन, राइट। और ऑल मेजरमेंट बुक्स बिलोंग टू अ डिवीजन शुड बी नंबर्ड सीरियली, एंड वो जो नंबर्ड होगा वो मेंटेन इन द फॉर्म CPW 92, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो, मतलब जो मैंने ना बताया हो। उसमें द नेम ऑफ द सब डिवीजन टू विच इशू, द डेट ऑफ इशू, किसमें लिखने की बात कर रही है, फॉर्म 92 में। फॉर्म 92 एक डायरी है, एमबी डायरी, समझ लीजिए, एमबी इशू डायरी, समझे। तो जब आप एमबी इशू डायरी कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, हर एक डायरी में डायरी नंबर होता है, समझे। यही डायरी नंबर आपको एमबी के ऊपर लिख देना है, समझे। नंबर 2, सब डिवीजन का नाम लिख देना है, किसको दिया है आपने, समझे। नंबर 3, और क्या लिख देंगे, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, समझे। और अगर एमबी लिखने के बाद में रिटर्न कर दिया गया है तो डेट ऑफ रिटर्न भी लिखना है। कहने का मतलब है कि आपको 92 प्रॉपर मेंटेन करना है ताकि इसको ट्रैक किया जा सके, समझे, कि एमबी अभी किसके पास में है। मतलब एमबी इतना इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है कि लीगल रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लीगल रिकॉर्ड है, एक बार पढ़िए लीजिए जो हमारे दिल में भी संतोष हो जाए। ये लिखा हुआ है 10.2.8, 10.2.8 का आई में, ठीक है। तो एक बार 10.2.8 के आई का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, सबसे लास्ट लाइन 10.2.8 का आई, सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, प्लीज पढ़िए, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो जल्दी पढ़िए। A reliable recorded, sorry, a reliable record is the object to be. पढ़िए 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 Hello. पढ़िए। A reliable record is the object to be aimed at, as it may have to be produced as evidence in a court of law. यस, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, समझे कि नहीं। इसीलिए इसका ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि अगर आपने फॉर्म 92 मेंटेन नहीं किया, जो कि डिवीजन में मेंटेन नहीं होता है, सीपीडब्ल्यूडी में होता होगा, स्टेट में नहीं होता है, समझे। अब कोई डिवीजन करते होंगे अरुण जी, आप मत कह दीजिएगा मैं करता हूँ, आप करते होंगे, ठीक है। पर कई सारे लोग नहीं करते हैं, ये करना चाहिए, ठीक है। वो 92 मेंटेन नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि एमबी गुम हो गया, जो हो जाती है, सच बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एमबी गुम हो गई, किसी ने क्लेम कर दिया कि हमने काम किया, हमारा पेमेंट होना चाहिए। अब आप ऑफिस में एमबी खोज रहे, मिल ही नहीं रहा है। 92 मेंटेन करेंगे तब ना जानेंगे कि अभी किसके पास में है, डेट ऑफ इशू में किस सब डिवीजन को दिया है, उससे रिटर्न आया कि नहीं आया है। इसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे, इसके जानने के लिए आपको 92 मेंटेन करना चाहिए। नहीं मेंटेन करेंगे तो आप फंसेंगे। अमूमन इसके लिए क्लियर रखा जाता है, लेकिन कभी कभी गुम हो जाता है। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, मेंटेन होता है, ये जनरली कैशियर मेंटेन होता है। और ये कहते हैं जो एमबी इशू होता है वो विदाउट डीओ के साइन के इशू नहीं होता। ये तो बात सही है, डिविजनल ऑफिसर साइन करता है, एमडी पे साइन करता है, लेकिन उसमें कोई एमडी नंबर चढ़ाते हुए मैंने नहीं देखा है। नहीं, वो एक रजिस्टर होता है सर, रजिस्टर मेंटेन होता है। और जब एमबी उसको मतलब जब एमबी वो देता है बिल के लिए, तो आफ्टर पेमेंट जो है, जब उसको दोबारा एमबी रीइश्यू होती है, तब भी एमबी पे डीओ जो है साइन करता है, और उस रजिस्टर पे साइन करता है कि ये नंबर ऑफ एमबीज इस जेई को इशू हुई है। दोनों जगह साइन करता है वो। क्या बोल रहा हूँ, होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं बहुत व्यवस्थित राज्य की, मैं बात कर रहा हूँ बहुत अव्यवस्थित राज्य की, समझे। वो होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य नहीं कर रहे हैं, या कुछ राज्यों में कुछ डिवीजन नहीं कर रहे हैं, समझे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होना ही चाहिए। करते हैं तो अच्छा करते हैं। नोट अ सिमिलर रजिस्टर 10.2.7 का नोट, ठीक है। आइए, अ सिमिलर रजिस्टर शुड आल्सो बी मेंटेन इन सब डिवीजन। सब डिवीजन में मेंटेन करेगा कि मैंने रिसीव किए, समझे। डिवीजन क्लेम कर रहा है कि आपको दी है, तो सब डिवीजन मेंटेन करेगा हमने रिसीव किए, बस, ठीक है। उसके आगे कुछ नहीं है। चलिए 10.2.8 डिटेल मेजरमेंट। डिटेल मेजरमेंट का रिकॉर्ड होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल मेजरमेंट पूरी डिटेल में होता है, वही एमबी है, मेजरमेंट बुक वही फॉर्म नंबर 23, उसी में डिटेल मेजरमेंट होता है। जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जैसे डीपीआर होता है, डीपीआर
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वैसे डिटेल मेजरमेंट भी होता है भैया प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको, ये तो डीपीआर नहीं हुआ ना, हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको हर एक आइटम वाइज आपको डिटेल दिया रहता है, तो इसमें एमवी में रिकॉर्ड भी तो करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से डीपीआर बना है, समझे। डीपीआर में आपको आइटम वाइज लिखा है और आप इसमें कुछ लिख रहे हैं लमसम, लमसम नहीं लिखना भैया, एकदम परफेक्ट और स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। तो सब्सिडी ऑर्डर अगर ना मिले एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के द्वारा, डिटेल मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और बाय द एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट इंचार्ज। इसका मतलब जेई से कम नहीं लेकिन जेई से ज्यादा होना चाहिए, अप टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन में आपको पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द वर्क। तो ऑप्शन जो आपका रहता है ना वो क्या रहता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द वर्क, समझे। ये ऑफिसर इंचार्ज जो है ना ये आपके राही सर वाले क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, समझे। ऑफिसर इंचार्ज वही अमूमन एमबी रिकॉर्ड करता है, ऑफिसर इंचार्ज। हाँ हालांकि ऑफिसर इंचार्ज जेई से नीचे नहीं होगा, ये बात सही है, समझे। लेकिन एमसीक्यू में आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले पता नहीं कैसे बनाते हैं लेकिन ये ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि ऑफिसर इंचार्ज ही आपको एमबी लिखता है, ठीक है। सी कहता है ऑफिसर एक्सेप्टिंग द टेंडर और फॉर एनी वर्क में स्टिपुलेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी होगा, समझे, टू रिकॉर्ड मेजरमेंट हिमसेल्फ टू एक्सरसाइज 100% चेक ऑन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड बाय हिज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सी में एक बात जो लिख रहा है ना उसको मैं एक दूसरी जगह से रिलेट कर दूंगा, आप देखिएगा जरा और थोड़ा सा चौंकेंगे, मैं भी चौंका थोड़ी बात, पर मैं 2-3 बार उसको पढ़ा तो मुझे कुछ खास समझ में आया। 10.2.8 का सी देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि चेक करेगा 100% चेक ऑन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड बाय हिज सबऑर्डिनेट। लिखा हुआ है या नहीं सो बताइए। हाँ सर। भैया कोई हाँ इतना बोलिए। लिखा हुआ है हाँ या ना। हाँ सर। बिल्कुल। अब इसका जरा जे पढ़िए तो जे, सी के बाद सीधे जे पढ़िए, कुछ खास बात में बताने वाला हूं, पढ़िए ना। On completion of the abstract, the measurement book should be submitted to the subdivisional officer, who, after carrying out the required test check, should enter the word check and bill with his dated initials. बस रुक जाइए, समझे। जे लिखता है कि जब एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए मेजरमेंट बुक शुड बी सबमिटेड टू सब डिविजनल ऑफिसर, समझे। माने जेई जब लिख दे मेजरमेंट बुक में जो भी एंट्री करनी हो वो सब डिविजनल ऑफिसर को दे देगा और सब डिविजनल ऑफिसर कैरी आउट करेगा रिक्वायर्ड टेस्ट चेक, समझे। एसडीओ कैरी आउट करेगा क्या, टेस्ट चेक करेगा, समझे, रिक्वायर्ड टेस्ट चेक। उसके बाद में वो लिखेगा चेक एंड बिल एंड राइट चेक एंड बिल। याद कीजिए एसडीओ लिख रहा है चेक एंड बिल, समझे, और डीओ लिख रहा है चेक एंड पास, सीएनपी। ये पास फॉर पेमेंट है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल इन दोनों को मिलाइए तो जरा, सी को और जे को। एसडीओ लिख रहा है टेस्ट चेक, समझे, चेक एंड बिल को भूल जाइए, यहाँ लिखा तो है लेकिन अभी हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एसडीओ कर रहा है टेस्ट चेक और एसडीओ कर रहा है 100% चेक रिकॉर्डेड बाय सबऑर्डिनेट, समझे कि नहीं। तो आप देखिए तो टेस्ट चेक का मतलब 100% चेक पॉसिबल है या नहीं। अरुण जी आपका क्या ओपिनियन है, बोलिए। या दूसरे कोई है जो बता सकते हैं इनका क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन तो अभी मुझे लग रहा है कि टेस्ट चेक जो है वो 100% चेक हो सकता है। ऐसा हमेशा होता है जरूरी नहीं है, टेस्ट चेक में सैंपल चेक भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चेक इस केस में 100% चेक ही हो। आप लोग क्या कहते हैं, हाँ या ना। चलिए एक काम करते हैं, कौन रख देते हैं हमारे जो यहाँ पर मतलब लिसनर्स और व्यूअर्स हैं वो अपना ओपिनियन रखिए, पर जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो भी अपना ओपिनियन रखिए कि 10.2.8 का सी और 10.2.j दोनों में जो टेस्ट चेक और 100% चेक है वो सेम लग रहा है या अलग लग रहा है। फिलहाल आप लोग अपने बताइए, बोलिए। सर इन जनरल क्या होता है कि जो एई होता है, एई और जेई, वो मेजरमेंट को लिखता है और वो 100% मतलब उसको चेक करता है उसका कि भाई कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। पर जो एसडीओ होता है, लिखने वाला करता है कि लिखने वाले का हायर अथॉरिटी करता है।
मैं वही बोल रहा हूँ, लिखने वाला जो है वो लिखता है और अपनी कैलकुलेशन को चेक करता है, ठीक है, कि मैं ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक जो है। उसका हायर होता है, जो बिल करेगा, जो बिल देगा डिवीजन के अंदर, वो उसको टेस्ट हम्म, चेक करेगा, और टेस्ट चेक हम्म, में वो सिर्फ उसकी कैलकुलेशन चेक करेगा, हम्म, जो उसने कैलकुलेशन जो ठीक दी है वो है। ठीक है। और साइट पे जाके, जो मैं मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्या होता है, साइट पे जाके वो मतलब मेजरमेंट चेक करता है कि उसने जो मेजरमेंट ली है वो ठीक है कि नहीं ली है, बट वो 100% नहीं करता, 100 से कम तो करता है वो। ये तो हो गया प्रैक्टिकल, ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रैक्टिकल क्या होता है मैं जानता हूँ। बुक में जो लिखा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? दोनों सेम है कि अलग अलग है? मेरे ख्याल से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बुक में जो लिखा है उस पर आपका ओपिनियन है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो बाकी लोग अपना अपना ओपिनियन देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग लाइक तो ठीक ठाक कर लेते हैं, कमेंट कमेंट नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में इस बार कमेंट कीजिए, दोनों एक है अलग अलग है, ठीक है। अगर एक है तो लिखिए यस सेम, और अगर अलग है तो लिखिए डिफरेंट, ठीक है। एक वर्ड लिखिए मैं समझ जाऊंगा, सेम लिख दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा सेम है, डिफरेंट लिख दीजिएगा मैं समझ जाऊंगा डिफरेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर डी, ठीक है। 10.2 पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या कहता है? पॉइंट नंबर डी कहता है कि मेजरमेंट बुक में क्या क्या एंट्री कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एंट्री होनी चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्ट ऑप्शन में रखा जाता है, मैंने एमसीक्यू में रहता ही है, दैट इज पार्ट ऑफ एमसीक्यू। तो नेम ऑफ द वर्क होता है, साइट सिचुएशन इधर साइट ऑफ द वर्क होता है, नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, डेट ऑफ अग्रीमेंट, नंबर एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट का मतलब वर्क ऑर्डर, ठीक है। आपने उसको किस डेट को वर्क ऑर्डर दिया, हालांकि एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद ही वर्क ऑर्डर देते हैं, तो मैंने एक वर्ड एग्रीमेंट छोड़ दिया था। ये एग्रीमेंट ठीक वैसा ही होता है जैसे मान लीजिए अगर आप किसी के साथ में घर बनाने का एग्रीमेंट करते हैं, कि प्राइवेट आदमी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एग्रीमेंट करता है पेपर पे, तो सरकारी आदमी तो करेगा ही करेगा। एग्रीमेंट पे जब वो अग्री करता है तब जाकर के उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट के टाइम पे उससे बहुत सारे नेगोशिएशन भी किए जाते हैं, कि आपने उसमें जैसे रेट भरा है आप उसको ये रेट घटाइए, या आपने ये आइटम दिया है रेट के अंदर तो उसकी जगह पे ये आइटम दीजिए, बहुत सारे नेगोशिएशन होते हैं। तो सारे के सारे अग्रीमेंट में उन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है, ठीक है, जो नेगोशिएशन में फाइनलाइज किए जाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, कोई बात नहीं। तो अग्रीमेंट के बाद में डेट ऑफ रिटन ऑर्डर टू कमेंस वर्क इट इज कॉल्ड वर्क ऑर्डर, ठीक है, जो मैंने पहले जिक्र किया है। नंबर एंड डेट ऑफ हिज अग्रीमेंट, ठीक है। डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, किस डेट को एक्चुअली वो कंप्लीट हुआ है, क्यों? क्योंकि आप इसी के आधार पे उसका लिक्विडेटेड डैमेज काटते हैं। टाइम एक्सटेंशन का जो मामला आता है, मान लीजिए कि 2 साल है तो 2 साल कैसे देंगे? पहला तो पोजीशन ऑफ साइट उसको जिस तारीख को दिया गया है उस दिन से वो काउंट होना चालू होता है, और एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन को वो एंड होता है, समझे। डेट ऑफ मेजरमेंट को एंड नहीं होता है, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन। बहुत पॉसिबल है कि डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ मेजरमेंट में बहुत लंबा अंतर हो, बाद में मेजरमेंट लिया गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन लिखा जाता है, ठीक है। डेट ऑफ मेजरमेंट वो अलग होता है, एक्चुअल कंप्लीट कब हुआ, मेजरमेंट कब लिया गया है, एंड रेफरेंस टू द प्रीवियस मेजरमेंट, और प्रीवियस मेजरमेंट का रेफरेंस भी दिया जाता है। इसके नोट में एक और वर्ड यूज किया गया है, एज एन एक्सेप्शन द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज ई एंड एफ इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ वर्क डन अंडर पीस वर्क अग्रीमेंट। तो ये पीस वर्क अग्रीमेंट क्या होता है, आप मुझे बताना चाहेंगे अरुण जी? पीस वर्क अग्रीमेंट, या कोई और बताना चाहेगा क्या होता है ये पीस वर्क अग्रीमेंट? हेलो। सर पीस वर्क होता है कि मतलब कंप्लीट एक यूनिट का ना हम दे देते हैं, कि भैया सपोज कोई टंकी बननी है, तो हम बोल देंगे कि टंकी का ये कॉस्ट है, आपको एक टंकी बना के देनी है। टंकी बनानी है, उसका आपको दो टंकी एक पीस हो गया, उसका चार दीवारी वो सेकंड पीस हो गया, पंप हाउस वो तीसरा पीस हो गया। इस टाइप से अलग अलग आइटम हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जो हम टेंडर करते हैं उसका, तो वो हर इंडिविजुअल आइटम का रेट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर क्योट करता है, तो चलिए पूरे ठीक का है, नहीं होता। इसमें ई और एफ इंक्लूड नहीं किया जाता। जब पीस वर्क एग्रीमेंट करते हैं तो एमबी में ई और एफ नहीं लेते। तो ई क्या है? डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंस वर्क, यानी वर्क ऑर्डर का डेट, और नंबर एंड डेट ऑफ हिज अग्रीमेंट, समझे, ये नहीं देते हैं। अच्छा एक बात हमको बतलाइए, जो डी और एफ है, पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, नंबर एंड डेट ऑफ हिज अग्रीमेंट, फिर एफ में भी लिखा है नंबर एंड डेट ऑफ हिज अग्रीमेंट, दोनों एक ही बात नहीं लिख दिया है जी, रिपीट नहीं कर दिया है। हेलो, रिपीट किया हाँ ना? सर। ये ए बी सी डी, डी और एफ
दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है ना? सर डेट ऑफ नहीं सर, एफ में लिखा हुआ है डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क। अरे भैया, डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क किसमें? सर एफ ना में, जी। और डी में नंबर डेट ऑफ एग्रीमेंट। और एफ में क्या लिखा है? एफ में एफ में ही तो बोला सर, एफ में एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क, डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन। मेरी किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है, तो सुधार दिया गया होगा बाद में। मेरी किताब में नंबर एंड डेट ऑफ हिज एग्रीमेंट रिपीट कर दिया गया है। ठीक, कोई बात नहीं, आपकी बात सही, ठीक है। तो डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क, डेट ऑफ मेजरमेंट एंड रेफरेंस टू द प्रीवियस मेजरमेंट, ठीक है। इसके आगे इन द केस ऑफ बिल फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, तो पहला जो था वो था सर्विस, मतलब कोई भी काम किया गया तो, या वर्क डन। और जो सेकंड वाला है वो सप्लाई ऑफ मटेरियल वाला है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मटेरियल में क्या क्या है जो कि माने सॉरी वर्क डन में क्या क्या था जो कि सप्लाई ऑफ मटेरियल में नहीं है। तो नेम ऑफ द सप्लायर यहाँ है, वहां नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब दोनों में था, ठीक है। फुल नेम ऑफ वर्क वहां था, यहाँ लेकिन फुल नेम ऑफ सप्लाई नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा ना। इसका मतलब ये है कि फुल नेम ऑफ वर्क जो था वहां पे अलग से था, ठीक है। यहाँ पे नंबर एंड डेट ऑफ हिज एग्रीमेंट एंड ऑर्डर, यहाँ भी था, वहां भी था, यहाँ भी है, वहां भी था। पर्पस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे पर्पस ऑफ सप्लाई अलग से ऐड कर दिया गया है, वहां पर्पस ऑफ वर्क नहीं था, समझे। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट हैं जो कॉमन है, कुछ पॉइंट अलग से हैं और कुछ पॉइंट उसमें अलग थे। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसमें केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं ना, एमबी आपके सामने आता है ना, तो आपको ये केयरफुली देखना पड़ता है इसमें कौन सी एंट्री है जो की नहीं गई है। तो जो एंट्री नहीं की गई है वो एज एन डिविजनल अकाउंटेंट एंट्री करवानी पड़ती है, और जो ऑडिटर होते हैं उनको वहां ऑडिट पॉइंट में लिखना पड़ता है कि एमबी में ये सब एंट्री होनी चाहिए, नहीं है ऑडिट पॉइंट में, और क्या बनेगा, ये सब तो पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, डेट ऑफ रिटर्न ऑर्डर टू कमेंस सप्लाईज, डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ सप्लाईज, ये सब है। और डेट ऑफ एक्चुअल कंप्लीशन के बाद डेट ऑफ मेजरमेंट एंड प्रीवियस रेफरेंस टू द प्रीवियस मेजरमेंट, ये जो वर्क में था वो यहाँ नहीं है। रेफरेंस टू द प्रीवियस मेजरमेंट जो था वो वर्क में था, सप्लाई में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। चलिए इसका पॉइंट नंबर F पढ़ते हैं। MB, in the MB then bill form for running account bill, the full nomenclature of agreement items need not be recorded, need not be reproduced, but only the abbreviate nomenclature need be used. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है as sake of MCQ, मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें F, समझे। इसका मतलब क्या है कि MB और बिल में, रनिंग अकाउंट बिल में फुल नोमेनक्लेचर ऑफ अग्रीमेंट आइटम्स, माने नेम ऑफ द वर्क आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अग्रीमेंट आइटम का फुल नोमेनक्लेचर लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। अग्रीमेंट में जो आइटम दिए गए हैं, ठीक है, अग्रीमेंट आइटम, उसका फुल नोमेनक्लेचर हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। एब्रिविएशन लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई एब्रिविएशन लिखा जाता है तो वहां पे एसडीओ सर्टिफिकेट देगा, समझे कि नहीं। और सर्टिफिकेट उसमें सर्टिफिकेट हाँ लिखा हुआ है, एसडीओ और एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट इंचार्ज ऑफ वर्क, अ सर्टिफिकेट इन द एमबी एज अंडर विल आल्सो बी रिकॉर्डेड, सर्टिफाई दैट, यही है आगे में लिखा हुआ भैया, आप लोग देख लीजिएगा। सर्टिफाइड दैट पर पढ़िए, हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, पढ़िए सर्टिफाइड दैट, पढ़िए। Certified that for items where abbreviated nomenclature has been adopted, the work has been executed according to the full nomenclature of the corresponding item of agreement. मतलब है इस तरह का कोई मामला बन गया है ना, है कि नहीं, ठीक है। आगे जी लिखता है कि जितना भी पेमेंट करना है वो एमबी में जो रिकॉर्डेड है क्वांटिटी उसी के आधार पे करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो हमको अलग से इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। चलिए एच पढ़ते हैं। जो मशीन नंबर होने चाहिए एमबी के पेजेस, बहुत आसान है, मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है। और कंटिन्यूअस रिकॉर्ड होने चाहिए, कोई खाली पन्ने नहीं छूटने चाहिए। अगर कोई खाली पन्ना है तो उसमें डायगोनल लाइन खींच दिया जाना चाहिए, कोई पन्ना फाड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नो पेज शुड बी लेफ्ट और पेज टॉर्न आउट, समझे। ना तो कोई पन्ना खाली छूटना चाहिए, ना तो कोई पन्ना फाड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई पन्ना खाली है उसमें डायगोनल लाइन खींच देनी चाहिए। आई क्या कहता है, उसमें केवल इंक से एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। कोई लाइन मिटाना नहीं चाहिए, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको केवल एक बार काटना चाहिए, गिज गिज नहीं कर देना चाहिए, समझे। उस पे कूड़ा नहीं गिराना है, केवल एक लाइन स्ट्राइक करना है।
और जहां कटिंग हो वहां पे डेटेड इनिशियल करेगा। ठीक है, कौन करेगा? सब डिविजनल ऑफिसर करेगा, डिविजनल ऑफिसर नहीं, ऑफिसर इंचार्ज करेगा। ठीक है, द करेक्शन दस मेड द इनिशियल एंड डेटेड बाय द रिस्पांसिबल ऑफिसर। समझे? जो रिस्पांसिबल ऑफिसर है वो करेगा। समझ रहे हैं? माने एमबी का जो चार्ज है इसके हाथ में वो। व्हेन एनी मेजरमेंट आर कैंसल्ड, अगर कोई मेजरमेंट कैंसिल करना पड़े, ऐसा होता है, पूरा पूरा मेजरमेंट लिख दिया है एमबी में और पाया कि वो गलत मेजर लिख दिया गया है, समझे? या किसी और काम का मेजरमेंट इसमें लिख दिया गया है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने अपनी आंख से देखा है। तो पूरे पूरे मेजरमेंट को कैंसिल करना पड़ा है। द कैंसिलेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डेटेड इनिशियल ऑफ द ऑफिसर ordering the cancellation or by a reference to his order initial by the officer who made the measurement। ठीक है, या तो इसने कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया वो साइन करेगा, या तो उसके ऑर्डर के बिहाफ में जिसने मेजरमेंट लिखा है वो साइन करेगा, वो कैंसिल करेगा। द रीजन फॉर कैंसिलेशन बीइंग आल्सो बी रिकॉर्डेड, मतलब कैंसिलेशन का रीजन लिखना पड़ेगा। क्यों? रिलायबल रिकॉर्ड मैंने बता दिया, ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, उसका जी हम लोग पढ़ते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्टेप द एमबी शुड बी सबमिटेड टू द सब डिविजनल ऑफिसर, उसमें टेस्ट चेक के लिए वो चेक एंड बिल लिखेगा एडीओ, एंड सब डिविजनल क्लर्क जो है उसमें जो भी करेक्शन करेगा वो रेड इंक में करेगा, जो करेक्शन करेगा। अकाउंट या क्लरिकल स्टाफ जो भी करेक्शन करेगा वो के में लिखा हुआ, के में, वो उसको जरा प्लीज पढ़िए, एनी करेक्शन, और सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है के का सबसे लास्ट लाइन, के का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, ऑल करेक्शन मेड बाय, प्लीज पढ़िए, स्टाफ should be in red ink, should be made in red ink. Protocol notice of yes, division officer। all corrections made by the clerical staff have been read in। किसी भी तरह का करेक्शन करना हो, यहाँ तक कि अगर उसको पास फॉर पेमेंट भी लिखा जाता है वो क्लरिकल स्टाफ लिखता है, समझे कि नहीं? और उसमें उसका मेमो ऑफ पेमेंट बनाता है, पता है कि नहीं? मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट बनाता है, जो कि रनिंग अकाउंट बिल के थर्ड पार्ट में लिखा हुआ होता है। मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट जो थर्ड पार्ट में लिखा रहता है उसमें ग्रॉस पेमेंट, रिकवरी, सब कुछ लिखा रहता है। वो ग्रॉस पेमेंट और रिकवरी का जो डिटेल है वो एमबी में भी, जहां पे एमबी की रिकॉर्डिंग होती है, पास फॉर पेमेंट लिखा रहता है, वहां भी पास फॉर पेमेंट में जो क्लरिकल स्टाफ होता है उसकी एंट्री करता है हूबहू, समझे? और वहीं पर वो एंट्री जो होगी वो रेड इंक में होगी। और मजेदार बात ये है कि ये आज भी, आई एम टेलिंग यू, ये आज भी पेन से होता है, समझे? लेकिन 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 कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि एमबी भी ऑनलाइन लिख रहे हैं, इसमें हमारा एक राज्य झारखंड शामिल है, समझे? क्या उड़ीसा में ऐसा हो रहा है, एमबी ऑनलाइन लिखी जा रही है? हाँ या ना? सर दोनों है, दोनों है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ सालों में आप लोग इसको ऑब्सोल्यूट पाएंगे, मतलब ये प्रचलन में नहीं रहेगा, समझ गए? आए ना? सर पास ऑर्डर तो डलेगा तब भी। हाँ, सही बात। ठीक है, आई में आ जाते हैं। ईच मेजरमेंट बुक शुड बी प्रोवाइडेड विद एन इंडेक्स व्हिच शुड बी केप्ट अप टू डेट। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 10.2.8 देखा, इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। अभी हम लोग 10.2.9 नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ेंगे और 10.2.14 देखेंगे। मेरे हिसाब से 10.2.14 पहले देखना जरूरी है, तो प्लीज कोई भी आदमी जिनकी आवाज अच्छी हो, जिन्होंने खाना पीना खाया हो, 10.2.14 पढ़िए। running account bill form CPWA 26. This form is used for all running payments to contractors and suppliers other than those relating to lump sum contracts for which form CPWA 27A and 27B are prescribed, including cases where advance payments are proposed to be made or are already outstanding in respect of the same work against the contractor. ठीक है, आगे आगे। The final payment of running buck shall also be made in form CPWA 26 printed on yellow pages. यही मैं पढ़ाने वाला था, समझे? फाइनल पेमेंट जो होगा वो भी आरए बिल में ही होगा, समझे? किसमें होगा? आरए बिल में, समझे? वो फॉर्म 26 ही है लेकिन वो येलो पेज में होगा और ये प्रैक्टिकल में है, समझे? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ कि ना? हेलो, Yes, sir. चलिए उसके अगला लाइन पढ़िए, इन केसेस। अगला नहीं भी इंपॉर्टेंट है।
In cases where secured advances are to be made or are already outstanding in respect of the same work against the contractor, account of secured advances form CPWA 26A should be attached to the bill. बिल्कुल सही, ठीक है। सेक्योर्ड एडवांस का मतलब हम जानते हैं ना कि क्या होता है, जी सर। हाँ सर, साइट क्या होता है बोलिए जरा, मेजरमेंट मेजर क्या हुआ सर? बोलिए क्या होता है। साइट पे जो कोई सामान साइट में मटेरियल रखा हुआ है उसके against में। बस बिल्कुल सही। मटेरियल ब्रॉट एट साइट के लिए जो आपको एडवांस मिलता है वो सेक्योर्ड एडवांस कहलाता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में सेक्योर्ड एडवांस का पेमेंट है आउटस्टैंडिंग, मतलब उसकी रिकवरी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग अकाउंट ऑफ सेक्योर्ड एडवांस में मेंशन करते हैं, जो कि फॉर्म नंबर 26 से है, जबकि फॉर्म नंबर 26 जो आरए बिल का है, समझे। इसी को हमको याद करवाने के लिए आपको इसको दिखाना पड़ा, समझे कि नहीं। हाँ सर। हेलो, चलिए खाली 10.2.15 पढ़ लीजिए एक बार और हमको संतोष हो जाएगा। Hand receipt form CPWA 28. This is a simple form of voucher intended to be used for all miscellaneous payments and advances, for which the special form CPWA 24 and 26 are not suitable. The claim for refund of lapsed deposit should, however, be prepared in form GAR 46. यही हमको मैं बताना था, समझे। क्लेम ऑफ रिफंड डिपॉजिट ना, नहीं, रिफंड ऑफ लेफ्ट डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। कल ये बताइए लेफ्ट डिपॉजिट क्या है, फिर हम रिफंड की बात करेंगे। जो 3 साल से ज्यादा पड़ा हुआ, क्या बोल रहे हैं। जो 3 साल से ज्यादा पड़ा हुआ हो, जिसका कोई क्लेम ना किया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे। आपका जो डिपॉजिट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, फिर से मैं एक बार याद करवा दूं, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो 8443 पार्ट 2 में होता है कि नहीं, होता है ना, कहीं पार्ट 5 में भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर फाइनल पेमेंट हो जाए, नहीं, फाइनल वर्क कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद भी वर्क क्लोज हो जाए, कहने का मतलब अगर वर्क क्लोज हो जाए और फाइनल पेमेंट 1 महीने तक अगर कॉन्ट्रैक्टर न लेने आए, तो उसको पार्ट 2 और पार्ट 5 से निकाल करके पार्ट 4 में डाल देते हैं, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ऑन क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पार्ट 4, 8443 पार्ट 4। ये अमूमन कम ही ऑपरेट होता है, होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ है, क्या है, अमाउंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन क्लोज्ड अकाउंट पार्ट 4। किस केस में, 1 महीने माने वर्क क्लोज होने के 1 महीने के अंदर अगर वो पेमेंट न ले, तो पार्ट 2 और पार्ट 5 से उठा करके वो पैसा पार्ट 4 में डाल देते हैं। 3 साल तक अगर इसमें पड़ा रहे, समझे, उसको उठा करके आरएनआर में डाल देते हैं, लेफ्ट डिपॉजिट उसी को कहते हैं, समझे। 3 साल और यहां से पैसा उठाया और 0059 में डाल दिया, अगर 2059 का हेड है 1054 में डाल दिया, अगर रोड का हेड है, समझे, 0216 में डाल दिया, अगर बिल्डिंग का हेड है, इसी तरीके से उसके R&R रिवेन्यू रिसीट में डाल दिया। रेवेन्यू रिसीट में डाल दिया आपने, और रेवेन्यू रिसीट में डालने के बाद में ही इसको कहा गया लैप्स डिपॉजिट। क्या कहा गया, लैप्स डिपॉजिट। हाँ, और लैप्स डिपॉजिट के लिए अगर आप फिर से क्लेम करते हैं, होश आ गया, 3 साल के बाद हमने लैप्स डिपॉजिट में डाल दिया और अब आपको होश आया है, समझे कि नहीं। अगर आपको होश आया है 3 साल के बाद, तो इसका जो क्लेम होगा वो GAR 46 में होगा, समझे। हाँ कि ना। हाँ सर। तो कल हाँ, दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो एंड टुडेज क्लास। कल हम लोग 10.2.9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड व्यूइंग, वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू माय यूट्यूब व्यूअर्स, थैंक यू।